तो ये जो IIS है ये माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्वर है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की जब हम लैंग्वेजेस एज ए सर्वर साइड लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो हमें भी IIS सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। लेकिन अगर हम लोग जैसे कभी PHP के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे जो पास जो वेब सर्वर है वो अपाची यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब चीजें हमारी इससे मिलती जुलती हैं। आप लोगों ने अगर विजुअल स्टूडियो में काम किया है तो आप लोगों ने देखा होगा कि विजुअल स्टूडियो के अंदर ये PHP लैंग्वेज राइट अप करने का भी ऑप्शन होता है, जैसे कि आप लोग विजुअल कोड को यूज कर रहे हो। तो जो ये अपाची है ये हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन ये जो IIS होता है ना ये ऑटोमेटिकली हमारी विंडो का बिल्ट इन फीचर होता है। इसको हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, बस जस्ट जाके विंडोज फीचर्स में जाके इसको एक्टिव करना पड़ता है। तो लेकिन हम लोग अभी माइक्रोसॉफ्ट वाली साइड पे नहीं जाएंगे, हमारा मतलब आउटलाइन के अंदर वो चीजें नहीं है। हम लोग अपने आप को मतलब जस्ट PHP की तरफ ही रखेंगे। तो हमारे पास हम लोगों ने जो सर्वर यूज करना है वो ये अपाची वेब सर्वर यूज करेंगे। IIS आप लोगों को जस्ट ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग वो भी यूज कर सकते हो अगर अपाची के लिए, यानी कि अपाची आप लोगों को अवेलेबल नहीं है या इसके साथ कोई इशू है, या आप लोग ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज में काम करना कर रहे हो, तो मैंने ये इसका IIS का आप लोगों को इसलिए बताया कि आप लोग उसके अंदर भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं कर रहे तो फिर अपनी लाइन को एक सिमेट्री के मुताबिक रखो, यानी कि PHP के ऊपर जैसे हम लोग एक सीक्वेंस के साथ पढ़ रहे हैं, उसी सीक्वेंस के साथ आप लोग काम करते रहो। तो उस सीक्वेंस के मुताबिक हमारे पास जो वेब सर्वर होगा वो अपाची ही होगा, जो कि जब हम जैम्प इंस्टॉल करते हैं तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। और दूसरी चीज होती है PHP सपोर्ट्स मनी डेटाबेसेस, मतलब और भी डेटाबेसेस को PHP सपोर्ट करता है, लाइक ओरेकल, ठीक है, सॉलिड और PostgreSQL और जेनेरिक ODBC, मतलब और भी ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जिनको ये PHP सपोर्ट करता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे काम है इसका वो MySQL के साथ है, यानी कि सबसे ज्यादा इसकी जो मतलब इंटीग्रेशन की जो एक कामयाबी का राज है वो MySQL के साथ है। मतलब सबसे ज्यादा आसान और सक्सेसफुल जो इंटीग्रेशन होती है वो इसकी MySQL के साथ होती है। तो कहते हैं PHP इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब ओपन सोर्स इसकी चीजें हैं सारी अवेलेबल, इजीली नेट से मिल जाती हैं। हमें कुछ भी इसके लिए यानी कि बाय नहीं करना पड़ता हमें, मतलब सारी की सारी चीजें हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इंटरनेट से मिल जाती हैं। और PHP इज फ्री टू डाउनलोड, ये मैंने आप लोगों के साथ फाइल शेयर कर दूंगा। अब ये जो डाउनलोड की बात की है तो इस फाइल के अंदर ऑलरेडी कुछ लिंक्स रखे हुए हैं, जैसे कि ये वेब सर्वर का लिंक है फॉर विंडोज प्लेटफॉर्म, यानी कि हम लोग जितने भी हैं स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी, मैं भी, हम लोग ज्यादातर विंडोज प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ना। विंडोज प्लेटफॉर्म मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मतलब 7, ये इस तरह की ये वाली विंडोज यूज करते हैं। तो ये विंडोज प्लेटफॉर्म कहलाता है जो ग्राफिकली विंडोज है। तो इनके लिए जो हमारे पास कंपेटिबिलिटी होती है वो अपाची, जो मैंने अभी आप लोगों को बात की, जो आप जैम्प का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसमें ऑलरेडी आ जाता है। MySQL यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब आप जैम्प इंस्टॉल करोगे तो उसके अंदर ये भी आ जाता है। और PHP 5.30 वर्जन इसका PHP का, ये आप लोगों को कंपलसरी नहीं होता PHP 5.3। अगर आप लोगों ने अपाची को इंस्टॉल कर लिया है तो बस ठीक है, उसके बाद कोई भी IDE लेके आप सिंपल नोटपैड के अंदर भी काम कर सकते हैं, तो उसको लेके आप उसके थ्रू काम कर सकते हो। ये PHP को डाउनलोड करना जरूरी नहीं है, जैप इंस्टॉल करो ये दोनों उसमें आ जाते हैं, उसके बाद एक IDE चाहिए होता है बस। जैप की रिप्लेसमेंट में एक ये वैम्प सर्वर भी होता है, कि अगर आप लोगों के पास जैम्प सर्वर अवेलेबल नहीं है तो एक वैम्प WAMP वैम्प सर्वर भी होता है, ये उसका भी लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने जैम्प नहीं डाउनलोड करना तो ये वैम्प डाउनलोड कर लो। दोनों में काम करने का तरीकाकार सेम है, दोनों में अपाची और MySQL होते हैं और कोई इशू नहीं है दोनों में। आप चाहे वैम्प इंस्टॉल कर लो चाहे जैम्प इंस्टॉल कर लो। और अगर कोई मतलब लाइनक्स प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है, जी जी, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? अगर कोई लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, लाइनक्स विंडोज को यूज कर रहा है, तो उसके लिए फिर ये लैम्प होता है, LAMP लैम्प। यानी कि ये जो हमारे पास सर्वर्स हैं ये हमारी विंडोज के मुताबिक थोड़े डिफरेंट होते हैं। टैप और वैप
मतलब कुछ विंडोज के ऊपर जैम्प कंपेटिबल नहीं होता तो उसके ऊपर हम वैप इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर हमें पोर्ट का इशू कर रहा होता है जैम्प। तो ये आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन लाइनेक्स अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि लाइनेक्स की विंडो यूज कर रहे हो तो फिर आप लोगों को ये लैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये कुछ लिंक्स हैं, अगर आप इनके ऊपर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट आप लोगों को उस वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा जहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमारी नीड है, यानी कि लाजमी आप लोगों के पास होने चाहिए इंस्टॉल। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कोई वेब सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है तो आप उसी को यूज कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास जैम पहले से इंस्टॉल है तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो पीएचपी की बात हो रही थी, अगर पीएचपी को सर डाउनलोड, अपाची है, जैम्प जैम्प किया हुआ है। हाँ तो जैम्प के अंदर मैंने वो भी थोड़ी देर पहले बताया कि जैम्प अगर किया हुआ है तो अपाची और माई एसक्यूएल उसके अंदर ऑलरेडी होते हैं। फिर आप जी लोगों को सर ये उसके चीजें अंदर अलग है। अलग इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जैम्प और वैप एक कंप्लीट पैकेज है, उस अगर वो आप लोगों के पास इंस्टॉल्ड है तो आप लोगों को ये चीजें अलग-अलग इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को होता है ना कि मैंने जिस चीज के अंदर काम करना है मैं सिर्फ उसी को इंस्टॉल करूं, तो ये इस तरह के लोगों के लिए है कि जो मतलब चाहते हैं कि मैं उसको अलग-अलग इंस्टॉल करूं, तो ये उनके लिए भी अलग-अलग लिंक दिए हुए हैं कि आप लोग पीएचपी को अलग से डाउनलोड कर सकते हो, माई एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अलग से डाउनलोड कर सकते हो, और अपाची सर्वर को भी अलग से डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे उनके लिंक दिए हुए हैं। और ये ऊपर मैंने वैप और जैम्प का भी लिंक दे दिया, आप इनको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने आप लोगों को सारे ऑप्शन बता दिए हैं, अब आगे आप लोगों की मर्जी है, आप जो मर्जी इसमें से यूज कर सकते हो। लेकिन बेस्ट यही होता है कि एक कंप्लीट पैकेज डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, जैसे कि जैम्प और वैम्प है, ताकि आप लोगों को ये अलग अलग चीजें डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी ना पड़े, आप इजीली काम कर सको। तो यहाँ तक तो ये थी कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों की एक नीड है, जो आप लोगों को पहले से अपना एक एनवायरनमेंट सेट करने के लिए ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जब आप लोगों ने किसी भी सर्वर साइड लैंग्वेज में काम करना हो। जैसे कि मैंने एक पीएचपी में काम शुरू करना है तो पीएचपी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो सर्वर साइड लैंग्वेज के मुताबिक हमें अपना वो एक सर्वर चाहिए होता है और उसका एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है, ये मैंने वो अभी तक आप लोगों को बताया। आगे हमारा कोड शुरू हो जाता है तो ये कोड हम प्रैक्टिकली साथ साथ करके देखते हैं ताकि आप लोगों को चीजें करनी भी आए। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने एक आप लोगों को कोड नजर आ रहा होगा कि जस्ट एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट करवाने के लिए पीएचपी का कोड लिखा हुआ है, लेकिन ये कोड मैंने एचटीएमएल के अंदर लिखा हुआ है। अभी मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि एचटीएमएल की लैंग्वेज इसके साथ हम लोग एम्बेड करके राइट अप कर सकते हैं कि हम लोग एक ही पेज के अंदर एचटीएमएल का कोड भी लिख सकते हैं, पीएचपी का कोड भी लिख सकते हैं। लेकिन उस पेज की जो एक्सटेंशन होगी वो हमें डॉट पीएचपी रखनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जो पीएचपी वाला पेज होगा उसके अंदर मैं दोनों टाइप का कोड राइट अप कर सकता हूँ। अब आगे मैं आप लोगों को मतलब ये एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, इससे थोड़ा सा मतलब जिसके अंदर कुछ वेरिएबल वगैरह भी यूज हो रहे हो, मैं वो वाला प्रोग्राम ले लेता हूँ आगे से। और आप लोगों को सर इसमें आप साथ साथ प्रैक्टिकली भी करवा दें। मैं वही करने लगा हूँ, मैं आप लोगों को ये कोड कॉपी करने लगा था यहाँ से। चले मैं स्टार्ट से शुरू करता हूँ, वन बाय वन सारे कर लेते हैं, वरना मैं चाह रहा था कि आगे से कोड ले लूँ जिसमें सारा कुछ इकट्ठा एक ही जगह पे आ जाए। सर वही ले लिया इकट्ठा वाला, इकट्ठे वाला ले लो। पता तो चल जाएगा जी। हाँ टाइम भी थोड़ा है, फिर वो एक एक करके मतलब सारी चीजें नहीं हाँ करता। जी। आप लोगों ने सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस पढ़ी हुई होगी। ये जी सर पढ़ी। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो आप लोगों के सामने नजर आ रहे हैं, ये मतलब जैसे वहां पे इस्तेमाल करते थे वैसे ही यहाँ पे है। मतलब वैसे ही वेरिएबल के साथ कोई भी फार्मूला लिखने के लिए हम इन ऑपरेटर को यूज कर लेते हैं। और ये आगे लॉजिकल ऑपरेटर है, कोई भी लूप या कंडीशन लिखने के लिए हम लोग इनको यूज कर लेते हैं। तो सेम एज इट इज जैसे आप लोग ये वहां पे लिखते होते थे ना, यहाँ पे भी वैसे ही लिखना है इनको। तो मैं मतलब ये ले लेता हूँ जिसके अंदर ये सारा कुछ इस्तेमाल हो रहा है। मैं ये कोड ले लेता हूँ जिसके अंदर कंडीशन भी आ रही है और वेरिएबल भी आ रहे हैं और ऑपरेटर भी हम साथ ऐड कर लेंगे। अब जो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज होती है ना, वो अपना पाथ यानी कि एनवायरनमेंट सेट करना। सर वो अपाची और उसको माई एसक्यूएल को
स्टार्ट कर लेंगे। हाँ हाँ, वो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारा होता है कि अपने विंडो में जाके एग्जाम ऊपर करना जी। जैम्प कंट्रोल पैनल यानी कि हमारा जो होता है, जी। आप जैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करें, यानी कि विंडो टास्क मेन्यू में जाके आप जस्ट जैम्प लिखते हो या कंट्रोल पैनल लिखते हो तो आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप उसको मतलब क्लिक करके ओपन कर लो। मैं आप लोगों के साथ मैंने ओपन किया, आप लोगों के साथ शेयर करवा देता हूँ किस तरह नजर आएगा। मतलब ये आप लोगों के सामने स्क्रीन नजर आ रही है, मैंने जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है। ये जैम्प और वैम्प दोनों सेम टाइप की चीजें हैं, मतलब इतना फर्क नहीं है दोनों के अंदर, सिर्फ फोल्डर के नाम टाइप का फर्क होता है बस। सर मैंने जैम्प इंस्टॉल किया, मेरे में ना कुछ एरर्स आए हैं, वो भी आप देखना यहाँ पे ना नीचे। हाँ, एरर्स देख लेंगे अपाची अगर मतलब कुछ ज्यादा अपाची की लेंथी हैं। हुए ना, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ विंडोज के साथ जैम्प का कंपैटिबिलिटी इशू आते हैं कि आप लोगों ने पहले कुछ ऐसी चीजें की होती हैं जिसका पोर्ट सेम हो जाती है और वो एरर आता है। उसका बेस्ट सोल्यूशन होता है, अगर एरर सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो आप WAMP वैम्प होता है वो इंस्टॉल कर लो। काम दोनों में सेम करने का तरीकाकार है, सेम जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ वैसे भी उसमें भी वैसे ही कर रहा हूँ, सिर्फ एक फोल्डर का नाम का फर्क आता है, वो मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को जब मैं कोड की फाइल बनाऊंगा तब, क्योंकि वहां पे फर्क आता है। तो आप लोगों ने सर जैम्प को इंस्टॉल करने से किस चीज का एरर आ जाता है? जी इंस्टॉल करने से किस चीज का एरर? कंपैटिबिलिटी इश्यूज आता होता है इसका, मतलब जैसे स्काइप अगर आप लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है तो इसका उसके साथ कंपैटिबिलिटी इशू है। सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ अगर आप अलाउ करें तो, मैं बाकी अभी ये बच्चों को भी काम नजर आ मतलब जाए। सीक्वेंस से करवा लूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम मतलब सेपरेट जो इश्यूज है ना अलग-अलग वो हम बाद में कर लेंगे। ओके सर। तो आप लोगों ने जैम्प को ओपन करना है, ये अपाची इसको स्टार्ट करना है। अभी मैं डाटाबेस का काम नहीं कर रहा, इसलिए मुझे MySQL को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर भी लो तो कोई इशू नहीं है। अभी मैं सिर्फ PHP का काम कर रहा हूँ तो इसलिए मैं जस्ट ये अपाची को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब स्टॉप लिखा हुआ आ जाए तो मतलब आपका ये अपाची स्टार्ट हो गया है। अब इसको स्टार्ट करने के बाद जो सेकंड काम होता है अपना पाथ सेट करना। ये जो पाथ सेट करना होता है ना, ये आप लोगों का मतलब जहां पे जैम्प को आप लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है वहां पे उस ड्राइव के अंदर जाना है। मतलब मैंने अब जैम्प को इंस्टॉल किया है तो ये ऑटोमेटिकली सी ड्राइव के अंदर ये जैम्प का फोल्डर बन जाता है जब आप जैम्प को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस जैम्प के फोल्डर के अंदर, इस जैम्प के फोल्डर को ओपन करना है। इसके अंदर एक फोल्डर होता है ये htdocs का। जी, वहाँ पे अपना फोल्डर। हाँ, तो आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के जो भी आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट बनाना है, जो फाइल्स बनानी है, आपने इस htdocs वाले फोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स रखनी होती हैं सारी। अगर आप लोगों ने WAMP वैम्प इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो उसके लिए फिर यहाँ पे htdocs की जगह पे ww आ जाता है। वैम्प के अंदर ww होता है और जैम्प के अंदर htdocs होता है, जहां पे हम लोगों ने अपनी प्रोजेक्ट की फाइल्स को रखना होता है। अभी मैंने जैप इंस्टॉल किया हुआ तो यहाँ पे htdocs का फोल्डर होता है। यहाँ पे आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के जितने भी आप लोगों ने काम करना होता है वो फोल्डर सारे यहीं पे बनाने होते हैं। ये जैसे कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं तो उनके फोल्डर्स पड़े हुए हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों की क्लास के रेलिवेंट एक बना लेता हूँ। मतलब आप लोगों का ADP प्रोग्राम है तो मैं ADP के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं जितनी भी अपनी फाइल्स बनाऊंगा ना अपने इस ADP प्रोजेक्ट के रेलिवेंट, वो इस फोल्डर के अंदर होंगी। मतलब एक प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज्यादा फाइल होती है ना, तो आप लोग जो फोल्डर का नाम रखोगे वो आपका प्रोजेक्ट नेम बन जाएगा और उसके अंदर जितनी भी फाइल्स आएंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब इस फोल्डर के अंदर हम लोगों ने एक फाइल लाजमी ऐसी रखनी होती है जिसका नाम इंडेक्स हो, क्योंकि जब मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेस करूंगा ना तो वो इंडेक्स वाली फाइल ऑटोमेटिकली चल जाती है। तो मैं अब इस फोल्डर के अंदर अपनी जितनी भी प्रोजेक्ट फाइल्स होंगी सारी की सारी इस फोल्डर के अंदर बताऊंगा। ये आप लोगों को मैं कोर्स से यानी कि मैनुअली सारा काम करने का तरीकाकार बता रहा हूँ। अगर आप किसी टूल को यूज कर रहे हो ना जैसे ड्रीमवीवर और वो, उसके अंदर भी आप लोगों को ये पाथ आप लोगों को फॉलो करना जरूरी होगा। यानी कि उसके अंदर भी जब हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको पाथ देते हैं कि ये कहाँ पे जाके क्रिएट होगा, वो पाथ आप लोगों ने यही वाला देना है। जैसे कि मेरा सी ड्राइव के अंदर जैम्प इंस्टॉल हुआ है तो आपने उसी ड्राइव को ओपन करके जैम्प के फोल्डर में आके उसके अंदर htdocs का फोल्डर और उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाना है। उसके अंदर फिर आगे आप लोगों की फर्दर फाइल्स बनना शुरू हो जाएंगी। मैं सबसे जो सिंपलेस्ट नोटपैड मतलब जो हमारे पास IDE है ना वो नोटपैड कहलाता है। तो मैं उस नोटपैड को यानी कि टेक्स्ट एडिटर को यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के कुछ बच्चों के माइंड में होता है कि जैसे हम टेक्स्ट एडिटर कोई मतलब हाई फाई ले लेंगे ना तो हमारा कोड
अच्छा चलेगा, और अगर हम कुछ लो यानी कि सिंपल लेंगे तो हमारा कोड अच्छा नहीं चलेगा। तो आप लोगों को जस्ट ये क्लियर करने के लिए कि जो हमारा आईडीई होता है इसका हमारे कोड के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज है तो उसको वेब सर्वर ने रन करना है, अगर क्लाइंट साइड लैंग्वेज है तो उसको ब्राउजर ने रन करना है। ये जो आईडीई होते हैं ये तो हम जस्ट अपने कोड को राइट अप करने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों के सामने अभी ये सिंपल एक यानी कि नोट पैड लेने लगा हूँ। तो ये मैंने एक नोट पैड आप लोगों को, जैसे मैंने HTML का काम शुरू किया था वैसे ही इसके नोट पैड का भी इसके अंदर PHP का शुरू करूंगा। अब मैंने इस टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना है, और इसके अंदर मैंने वो कोड मतलब पेस्ट कर दिया जो मैंने अभी वहां से कॉपी किया था। यानी कि मेरे पास ये HTML का टैग हो गया, ये बॉडी का टैग हो गया, उसके अंदर बॉडी के अंदर मैंने ये PHP का कोड रख दिया, और उसके बाद बॉडी का टैग क्लोज, HTML का टैग क्लोज। अब देखने को मुझे ये HTML का एक पेज लग रहा है, लेकिन इसके अंदर मैंने PHP भी राइट की हुई है, HTML भी राइट की हुई है। तो मुझे इस पेज को अब जब सेव करना है ना तो इसकी एक्सटेंशन .php रखनी है। और उसका मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि फाइल में जाके सेव एज पे जब क्लिक करोगे तो ये आप लोगों के पास जो सेव एज की विंडो ओपन हुई है आप लोगों को नजर आ रही है। यस सर, आ रही है। तो इसके अंदर आप लोगों ने जब इस फाइल का नाम रखना है तो आप लोग किस तरह उसकी एक्सटेंशन फिक्स कर सकते हो। तो मैंने कहा था एक पेज ऐसा जरूर होना चाहिए जिसका नाम इंडेक्स होता है। इंडेक्स डॉट php। हाँ .php। तो इसकी दोनों साइडों पे डबल कोटेशन मार्क डाल देते हैं ताकि ये फिक्स हो जाए इसके लिए। अब मैं इसके सेव के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो ये मेरा टेक्स्ट एडिटर वाली फाइल ऐसी की ऐसी रहेगी, लेकिन जो मेरे पास एक नई फाइल उसी फोल्डर के अंदर क्रिएट हो चुकी होगी PHP के साथ, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, मतलब मेरे पास ये जो न्यू टेक्स्ट नाम के से मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था ये वैसे की वैसे ही है, और एक ऊपर ये फाइल मेरे पास नई क्रिएट होगी जो मैंने अभी सेव एज करके बनाई है इंडेक्स, और उसकी टाइप क्या है PHP फाइल, मतलब उसकी एक्सटेंशन .php है। अब इस इंडेक्स वाली फाइल को मैं डिलीट भी कर दूं तो कोई इशू नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वो मैंने एक जस्ट ये फाइल नहीं क्रिएट करने के लिए इसको बनाया था। अब मेरे पास वो असल फाइल आ गई है तो मैं इसको आगे यूज करूंगा। तो यहाँ तक था मेरे पास एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का, उसके अंदर फाइल्स को क्रिएट करने का तरीकाकार। अब नेक्स्ट बात आती है कि मैं इसको रन कैसे करूंगा। रन करने के लिए जब आप लोग ये पाथ यहाँ पे सेट कर लेते हो, यानी कि पहला काम क्या किया, अपाची को स्टार्ट किया जैम्प को ओपन करके। दूसरा काम क्या किया, अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट किया जैम्प और htdocs इस पाथ के ऊपर जाके। फिर तीसरा काम उस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करनी। अब इसको अगर आप लोगों ने चलाना है ना तो ये वेब सर्वर है ना, सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो हम इसको मतलब अपाची को भी मैंने इंस्टॉल कर लिया हुआ है। अब ये मेरा ही कंप्यूटर एज ए सर्वर के तौर पर भी काम कर रहा है। जब मेरा ही कंप्यूटर एज ए सर्वर के तौर पर काम कर रहा है तो मैं अब इस पेज को वेब ब्राउजर के अंदर जाके ऐसे ही एक्सेस करूंगा जैसे हम इंटरनेट से कोई चीज एक्सेस कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को वेब ब्राउजर के अंदर जाके दिखा देता हूं। मैं अभी यहां से इसको कुछ नहीं करूंगा। आप लोगों ने अपने पास ये चीज, ये पेज बनाने के बाद अपने वेब ब्राउजर के अंदर आना है। वेब ब्राउजर के अंदर आके अब चूंकि मैं लोकली काम कर रहा हूँ, मेरा ये कंप्यूटर अपना ही कंप्यूटर सर्वर बना हुआ है, अब मैं इंटरनेट पे नहीं जा रहा, तो मुझे www लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट यहाँ पे लोकल होस्ट लिखूंगा, क्योंकि ये जो चीज एक्सेस होनी है वो मेरे लोकल से होनी है, यानी कि जो होस्ट है, जो होस्टिंग है वो मेरे लोकल कंप्यूटर के ऊपर ही पड़ी हुई है। इसलिए स्टार्ट में मैं लोकल होस्ट लिखूंगा, लोकल होस्ट / आगे अपने प्रोजेक्ट का नाम ADP रखा था, बस मैं आप जस्ट इतना लिखूंगा। लोकल होस्ट मतलब जो जहां पे आप लोगों का जो प्रोजेक्ट होस्ट हुआ होता है वो बताना होता है। अब इंटरनेट पे नहीं है, लोकली कंप्यूटर पे है, तो इसलिए हम लोकल होस्ट लिख लेते हैं। अगर इंटरनेट पे होता तो www लिख लेते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ADP। अब इस फोल्डर के अंदर मैंने फाइल का नाम इंडेक्स रखा था। वो इंडेक्स रखने का फायदा क्या होता है कि जब हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं ना यहाँ पे ब्राउजर के अंदर आके, वो इंडेक्स वाली फाइल को ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेता है। अब मैं जस्ट इंटर का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली मतलब वो वाला फोल्डर एक्सेस हो जाएगा। अब उसके अंदर कोई चीज प्रिंट नहीं हुई थी, तो इसलिए मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मैं उस पेज के अंदर जाके एक चीज प्रिंट करवाता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पता चल जाए।
फिर सी और डी तो ही थी उन्होंने इको में। क्या होता है, चले वो चेक कर हैव लेते अ हैं, नाइस वीकेंड लिखा है। ओपन करके चेक कर लेते हैं, कोई एरर ना हो उधर। ओपन विथ नोटपैड कर लेता हूँ। ये मैं अपने पास पेज को ओपन कर लिया, आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा आप लोगों के। फिर वो लिखा हुआ है, वो देखिए। हाँ देख लेते हैं ना, अभी उसमें उसमें तो एरर आपने क्या था, वो रन ये क्यों नहीं हुआ। अब मैंने कहा था, मतलब मैंने एक यहाँ से PHP का कोड स्टार्ट करने के लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। उसके बाद मैंने एक $साइन का वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने डेट का फंक्शन यूज करके डी ले लिया, मतलब डे। ये होता है कि करंट डेट का जो डे होता है वो लेना होता है। अब वो कहता है कि $साइन डी के अंदर अगर फ्राई आ रहा हो, मतलब फ्राइडे, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। लेकिन आज आज डेट क्या है, आज तो सैटरडे है ना, जी। तो ये कंडीशन लगी 25 हुई है। है। आज ये कंडीशन लगी हुई है, मतलब जो डे आ रहा है वो मेरे पास फ्राइडे नहीं आ रहा, सैटरडे, इस वजह से मेरी कंडीशन ये वाला एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैं क्या करूंगा, अभी ये कंडीशन खत्म करके उस डी को प्रिंट करवा के देख लेता हूँ डी के अंदर आ क्या रहा है, फिर मैं उसी के ऊपर कंडीशन लगा लूंगा। यानी कि इको स्पेस $साइन डी, किसी भी चीज को प्रिंट करवाने के लिए, मतलब इसके अंदर हम लोग PHP के अंदर इको को यूज करते हैं। मैंने इसको स्पेस किया और सेव किया, और इको का मतलब मेरे पास वो एज इट इज वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसको ब्राउजर के अंदर आकर चलाता हूँ। यानी कि यहाँ पे ब्राउजर के अंदर आके जहाँ पे जस्ट ये क्लिक करके इसको मतलब रिफ्रेश करूंगा, इंटर दबाया तो रिफ्रेश हो गया। यहाँ से आप डायरेक्ट भी रिफ्रेश कर सकते हैं। तो मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो दो वैल्यूज आ रही है, SAT यानी कि सैटरडे, हैव अ नाइस वीकेंड। मतलब ये जो डेट का और डेट के अंदर मैंने जो डी लिखा हुआ होता है उसका मतलब है कि करंट डेट का जो डे है ना वो उठाना है। तो ये ऑटोमेटिकली जो डेट का फंक्शन होता है, ये ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम की करंट डेट और डे को उठा सकता होता है। तो इसलिए उसने ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम से ही करंट डेट का डे उठाया और मुझे वो प्रिंट करवा दिया। पहले ये प्रिंट नहीं हुआ था, तो क्यों नहीं हुआ था, तो कंडीशन के अंदर मैंने फ्राई लिखा हुआ था, मतलब फ्राइडे। इनके शॉर्ट एब्रीविएशन आ रहा होता है ना हमारा वो डे के लिए, फ्राई, सैट या SUN संडे के लिए। तो इस तरह मतलब वो शॉर्ट जो एब्रीविएशन आ रहे होते हैं वही लिखे हुए हैं। तो ये इस तरह, ये देखो मैंने ब्राउजर के अंदर आके जस्ट उस फोल्डर का नाम लिखा, ऑटोमेटिकली उस फाइल को उसने एक्सेस कर लिया और उसके अंदर जो चीज थी वो उसने मुझे प्रिंट करवा दी। ये पंखा नहीं चला, मुझे ठंड लग रही है, अभी भी नहा के। उधर गिर जा। यहाँ तक क्लियर है, मतलब यहाँ तक किसी को कोई इशू हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो। सर वो जो आप पाथ बता रहे थे और वो फाइल भी तो क्रिएट हुई हो रेफरेंस सकती है, जैसे कि अभी इंडेक्स के नाम पे हमने सेव की हुई है। दोबारा पूछना, समझ नहीं लगी। मैं कह रहा हूँ जैसे कि ये आपने इंडेक्स के नाम पे वो एक फाइल सेव की हुई, ये वाली जो अभी शो हो रही है, हाँ जी। इस तरह की दो भी तो हो सकती है, एक और भी तो क्रिएट हो सकती है हाँ ना, मतलब हाँ कि हम क्यों कई नहीं, फाइल एक से क्रिएट ज्यादा कर। भी हो सकती हैं। अभी हम एक और पहले क्रिएट कर बताइए लेते हैं। एक्सेस किसको करेगा वो। मैं अभी बताता हूँ तरीकाकार उसका। उसका फिर तरीकाकार होता है कि जो बाय डिफॉल्ट हमारा प्रोजेक्ट की जो होम पेज होता है ना, वो हमारा ये इंडेक्स वाला पेज होता है। अब इस इंडेक्स वाले पेज के ऊपर ही हम लोगों ने तमाम के तमाम वो टैब्स दिए होते हैं, मेन्यू। जैसे मैंने आप लोगों को एक पेज क्रिएट करके दिखाया था ना, वो जिसके अंदर मतलब साइड बार, हेडर और फुटर, और उसके अंदर मैंने मेन्यू रख लिया था। जी जी। यस सर। तो मतलब वो मैंने एक इंडेक्स पेज क्रिएट किया था, यानी कि एक मेन पेज, उसका हेडर, उसका फुटर, उसकी साइड बार फिक्स रहेगी। बाकी जो जितने भी जो पेजेस होंगे वो सारे के सारे वो कंटेंट एरिया के अंदर आके शो होंगे। सही। तो वो जो मेन पेज होगा वो मेरा इंडेक्स बन जाएगा, बाकी जितने भी पेजेस होंगे वो मैं यहाँ पे रख लूंगा। लोकल ओसीसी को मतलब असेस करेगा।
हाँ जी, लोकल होस्ट आपके फोल्डर के अंदर सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट एक्सेस करता है ना, वो इंडेक्स वाले फोल्डर को, पेज को एक्सेस करता है जब आप जस्ट फोल्डर का नाम लिखते हैं। अगर आप फोल्डर का नाम लिख के आगे फॉरवर्ड स्लैश डाल के ये पेज का नाम लिखेंगे तो वो सिर्फ उस स्पेसिफिक पेज को एक्सेस करेगा। वो तो रेलेवेंट पेज पे जाके मतलब एक्सेस करेगा। हाँ, वो रेलिवेंट पे जा करेगा। अगर आप लोगों ने फोल्डर का नाम लिखने के बाद कोई पेज का नाम नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स को एक्सेस करेगा। जब इंडेक्स का पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा तो उसके अंदर बाकी लिंक्स भी आ रहे होंगे बाकी पेजेस के, जब मैं उसको भी ऊपर क्लिक करूंगा तो वो भी ओपन होना शुरू हो जाएंगे। समझ आई बात? समझ आई है? करके दिखा दूं? जी सर आ गई। ठीक है, मजीद आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आप लोगों का वेरिएबल का पता चल गया, कंडीशन का पता चल गया, ऑपरेटर्स का पता चल गया, लूप मतलब पीएचपी को यूज करते हुए। तो मतलब ये चीजें आप लोगों ने सी या सी प्लस प्लस के अंदर भी पढ़ी हुई होंगी। यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हो रहा है, तकरीबन ऑलमोस्ट काम करने का तरीका अगर वही है। ये जो इतना क्या है कि मतलब फ्लो थोड़ा सा काम करने का चेंज हो जाता है, वहां पे हम उधर ही क्लिक करके रन करवा लेते थे। तो आप लोगों को अब लूप्स का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। कंडीशंस के बाद हमारे पास जो सेकंड चीज आती है वो लूप्स आती है। मैं इसको इसी पेज को दोबारा ओपन विद कर लेता हूँ नोटपैड के थ्रू, और आप लोगों को इसको आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ। मैं इसके अंदर जस्ट कोड चेंज कर रहा हूँ, बाकी मेरा काम मेरे पास वही है, मतलब लूप्स को यूज करने के लिए। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक पीएचपी का कोड स्टार्ट किया है यहाँ से, उसके अंदर एक लूप लगाई है, फॉर लूप को मैं यूज कर रहा हूँ। यानी कि फॉर लूप एग्जीक्यूट होगी $i, मतलब यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने की जरूरत नहीं होती, वेरिएबल के साथ जस्ट $साइन का सिंबल लगाएं, वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है। तो यहाँ से लूप की बॉडी शुरू होगी, मतलब वैसे ही बॉडी बनाते हैं जैसे हम लोग आप लोग सी या सी प्लस प्लस के अंदर बनाते थे। और उसके बाद ये पीएचपी का सिंटैक्स यानी कि कोड जो मेरा यहाँ पे एंड हो रहा है, तो पीएचपी का स्क्रिप्ट भी एंड करना है। तो मैंने एक लूप लगाई है जो i = 1 से स्टार्ट होगी, i ≤ 5 तक जाएगी और i प्लस प्लस इनके का इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इको करवा देगा द नंबर इज i, मतलब उस i वेरिएबल के अंदर जो बार बार वैल्यू आएगी मैंने उसको प्रिंट करवा लिया। अब इस इको के अंदर मैं दूसरी चीज क्या यूज कर रहा हूँ, br का टैग, जो कि HTML लैंग्वेज का टैग है। ठीक है, अब br का टैग इनके इको के अंदर जो चीज हम लोग डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है, मतलब एज इट इज HTML का काम करती है, ना कि एज इट इज प्रिंट होती है। अब इसको मैं एक और चीज भी करके आप लोगों को मतलब आप लोगों के साथ कर सकता हूँ कि यहाँ पे ये एक मेरे पास मैसेज है, उसके बाद एक वेरिएबल है, उसके बाद एक HTML का टैग है। तो मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप की चीजें आ गई। जब इको के अंदर 3 डिफरेंट टाइप की चीजें आती है ना, तो हम उनको आपस में कंकैटिनेट करते होते हैं, यानी कि उनके आपस में दरमियान में एक डॉट का सिंबल लगाते हैं। यानी कि इसके अंदर डॉट का सिंबल यूज होता है एक से ज्यादा टाइप की चीजें जब कंबाइन लिखनी हो इको के अंदर, तो उनको फिर कंकैटिनेट करना पड़ता है, और कंकैटिनेट करने के लिए इनके दरमियान में यानी कि डॉट का सिंबल डालना पड़ता है। अब मैं इसके अंदर एक और काम भी कर सकता हूँ। आप चाहते हैं ना कि ये वाला जो फिक्रा स्टेटमेंट है वो एज ए हेडिंग के तौर पर बोल्ड करके लिखी है, तो आप इसको हेडिंग का टैग भी दे सकते हो। यानी कि इसी के अंदर ही ये मैंने स्टार्ट में एक डबल कोटेशन यूज की हुई है, तो इसी के अंदर ही मैं वो H1 का टैग लगा देता हूँ। ये एट द एंड पे
मतलब यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर 2 टैग यूज कर लेता हूँ, वो H1 को भी क्लोज कर लेता हूँ। यानी कि डबल कोटेशन के अंदर इको के अंदर जो भी टैग लिखा हुआ होगा वो एज इट इज काम करेगा। तो मेरे पास स्टार्ट और एंड पे ऑटोमेटिकली डबल कोटेशन आ रही थी, मैंने इसलिए उसके अंदर ही टैग को लिख लिया। अगर ना आ रही होती तो मुझे फिर कंकैटिनेट करना पड़ता है इसको। तो एक तो ये मैंने इसको हेडिंग दे ली है, दूसरा उसके बाद BR का टैग लिखा हुआ है ताकि जो नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगी और नेक्स्ट टाइम जब इस स्टेटमेंट में प्रिंट होना है तो फिर नेक्स्ट लाइन में चला जाए कंट्रोल मेरा। तो नेक्स्ट लाइन में लेके जाने के लिए अपने कंट्रोल को ये मैंने एट द एंड पे इस लाइन के BR का टैग यूज कर लिया। BR का टैग आप लोगों को पता ही है कि ब्रेक लाइन, यानी कि लाइन को ब्रेक करने के लिए ये वाला टैग यूज होता है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको ब्राउजर में जाके रन करके देख लेता हूँ। उसके लिए फिर वही सेम लोकल होस्ट, अपने उस फोल्डर का नाम यानी कि अपने प्रोजेक्ट का नाम। अब उसके अंदर फाइल मैंने इंडेक्स नाम से बनाई हुई है, फाइल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स नाम से ना बनाई होती, किसी और नाम से बनाई होती तो फिर यहाँ पे मुझे उसका नाम लिखना पड़ता। अब नहीं बनाई तो मैं अगर नाम नहीं भी लिखूंगा, जस्ट फोल्डर का नाम लिख के एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो फाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी। अब ये देखो जो स्टेटमेंट थी वो कैसे नजर आ रही है, मतलब H1 का टैग यूज करते हुए एज ए हेडिंग के तौर पर टेक्स्ट लिखा हुआ बोल्ड करके नजर आ रहा है। तो हम लोग इस तरह HTML के अंदर PHP और PHP के अंदर HTML को यूज कर सकते हैं, दोनों को मिक्सअप कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि उस फाइल की जो एक्सटेंशन होगी वो हमारे पास .php होनी चाहिए। यहां तक समझ लगी सबको?